हेलो एवरीवन। ज्योमेट्री में हम लोग को क्वाड्रिलेटरल पढ़ना था। क्वाड्रिलेटरल मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, नया स्टार्ट करना है टाइप। क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ें पहले देख लेते हैं। आपके पीछे सामने लिखा हुआ है मेरे पीछे। सबसे पहले स्केलिन क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है। स्केलिन मतलब जिसकी कोई भी भुजाओं के बारे में कुछ हमें एग्जैक्टली पता ना हो कि कोई पैरेलल है या कोई इक्वल है या कोई एंगल इक्वल है, ये सारी चीज़ें ना पता हो। या ये कह सकते हैं जो इन सभी ये जो 6 लिखे गए हैं इन 6 में ना आता हो वो होगा स्केलिन। मतलब जो इन 6 के क्राइटेरिया में नहीं सेट होगा वो होगा स्केलिन। ठीक, उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना होगा? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? दो अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल वगैरह इक्वल होते हैं। ठीक, वो सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ये इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं क्योंकि इसको आपको याद करना है। फिर पैरेललोग्राम को ही अगर आप सीधा कर देते हैं या ये कह सकते हैं उसके सभी एंगल्स इक्वल कर देते हैं तो वो क्या बना देता है? रेक्टेंगल बना देता है। मतलब पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल बनता है। ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको याद करना है कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। फिर पैरेललोग्राम में क्या हुआ? अपोजिट साइड्स पैरेलल हुई लेकिन इक्वल नहीं हुई। मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल है लेकिन चारों साइड आपस में इक्वल नहीं। ठीक, चारों साइड जब इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? तुरंत रोम्बस बन जाएगा। जैसे ही पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होंगी वो रोम्बस बन जाएगा। और अगर रोम्बस के सभी एंगल इक्वल हुए तो वो फिर तुरंत बन जाएगा स्क्वायर। तो आपको क्या रिलेशन दिख रहा होगा? रिलेशन क्या दिख रहा है कि अगर पैरेललोग्राम के सभी एंगल इक्वल हुए तो वो रेक्टेंगल बना, अगर पैरेललोग्राम के सभी साइड इक्वल हुई तो वो रोम्बस बना, अगर रोम्बस के सभी एंगल इक्वल हुए तो स्क्वायर बना। मतलब आप ये कह सकते हैं रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। बात समझ पाए हैं? ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये पेपर में पूछा जा चुका है कि ये लैंग्वेज के तरीके लिख के ऑप्शन में पूछा गया है कि रोम्बस या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है या एक रेक्टेंगल है, ऐसे सब पूछा गया। ठीक है, तो सभी पैरेललोग्राम से बने हैं। कौन? तीनों लोग। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे काइट। काइट भी आता है कभी कभी, बहुत कम पूछा जाता है लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले स्केलिन ट्रायंगल से। ठीक है, तो देखिए स्केलिन ट्रायंगल मतलब जिसके जो इन सभी के क्राइटेरिया में सेट ना हो रहा हो, बाकी सभी क्राइटेरियाज में सेट ना हो रहा हो। तो इसके लिए हम लोग कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे। जो स्केलिन ट्रायंगल में आपने पढ़ा था कि कोई भी रिजल्ट अगर स्केलिन ट्रायंगल में यानी कि विषमबाहु त्रिभुज में अप्लाई हो रहा था तो वो रिजल्ट सभी ट्रायंगल में अप्लाई होता था। वही हाल यहाँ भी है। अगर स्केलिन क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं आप तो यहाँ पे जो भी आप रिजल्ट निकालेंगे वो रिजल्ट सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक पॉइंट कि किसी भी चतुर्भुज, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योगफल क्या होता है? 360 डिग्री। ये मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल बना दिया, आपको पैरेलल दिख रहा होगा, पैरेलल बनाया नहीं है मैंने। चलिए अच्छा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नहीं तो आप इसको मानने लगेंगे कि ये दूसरे टाइप का है। अब तो कुछ पैरेलल वगैरह नहीं दिख रहा होगा। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसका नाम दे देते हैं हम ABCD। ये अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सभी एंगल्स का सम, पॉइंट बना के लिखते रहिएगा, सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। मतलब पहला पॉइंट क्या है? एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, सभी का एडिशन किसके बराबर होना चाहिए? 360 डिग्री। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं सीधे के सीधे इसके एरियाज। ठीक है, अच्छा उससे पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको सबको पता होगा। अगर हम इनकी साइड कुछ भी मान लें, इसको मान लीजिए A है, ये साइड B है, ये साइड C है और ये साइड D। मान लीजिए चारों साइड हमने निकाल लिया। अगर चारों साइड आपको पता है तो चारों साइड का एडिशन याद हो गया होगा ना कि पेरीमीटर क्या होता है? इनके सभी भुजाओं का योगफल, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो या हेक्सागन हो, कुछ भी हो। ठीक है, फिर यहाँ से आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सेमी क्या होता है? नाम में ही क्लियर है, अर्ध परिमाप सेमी यानी बटे 2 कर दीजिए। ये 3 चीज़ें आपको पता है। अब आ जाता है एरिया पे। इसका एरिया निकालने के कई सारे तरीके हैं। एरिया निकालने का सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे आसान, हाफ D1 D2 साइन थीटा, जिसमें D1 D2 क्या है? इसके जो विकर्ण खींचे जाते हैं।
विकर्ण क्या होते हैं ये तो पता ही होगा आपको, किसी भी दो अपोजिट शीर्षों वर्टिसेस को मिलाने पर जो लाइन ये बनती है ये दोनों विकर्ण होते हैं, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने पर। तो ये दोनों विकर्ण जो हमने खींचे हैं बी डी और ए सी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा, थीटा क्या है इन दोनों के बीच का एंगल। अब बड़े लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम यहाँ वाला एंगल ले, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, कोई भी एंगल ले सकते हैं आप, इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। चूंकि ये थीटा है तो ये इधर वाला थीटा होगा, अपोजिट एंगल आपने पढ़ा हुआ है, दो लाइंस जब क्रॉस करती हैं तो इसके अपोजिट एंगल बराबर होता है, थीटा ही होगा। अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा ना, ये पूरा एंगल 180 होता है तो 180 माइनस थीटा लिखेंगे, और साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे ये एंगल दिया जाए, ये चारों में से कोई भी एंगल दिया गया होगा, आपको वही एंगल उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। समझ आ गई बात? अब आ जाइए पहला एरिया का फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले आप लिखते रहिएगा और सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लीकेबल है, मैंने बताया ना स्केलिंग क्वाड्रिलेटरल अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये हर एक क्वाड्रिलेटरल पे अप्लीकेबल होगा, वो चाहे स्पेसिफिक हो या ऐसा ही हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। तो एरिया का पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला एरिया का क्या हो जाएगा, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वाला हम मिटा देते हैं, ये वाला विकर्ण अगर हम मिटा दें और हम कह दें कि एक विकर्ण खींचा गया है और विकर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई हमें पता चल जाए। वैसे तो जो ये हम बताने चल रहे हैं फॉर्मूला, ये बताना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी तरह से बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। ये परपेंडिकुलर हमने खींच दिया H1 मान लिया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिया H2 मान लिया, ठीक है। ये AC डायगोनल है। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, इस ट्रायंगल का एरिया हम लिख रहे हैं हाफ हाइट यानी H1 और इनटू बेस, बेस कितना होगा AC, यही होगा। और अगर इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिखना चाहें तो हाफ हाइट कितनी है H2 और बेस कितना है AC। हम यही AC वाला बेस ले रहे हैं। AC वाले बेस पे डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई पता है हमें, लंबी की लंबाई अगर पता है, बेस पता है, तो हाफ हाइट इंटू बेस पता ही है आपको। ये दोनों अगर हम ऐड कर दें तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। दोनों ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा, हाफ AC कॉमन हो जाएगा, केवल क्या बचेगा H1 प्लस H2, यानी हम एरिया डायरेक्टली लिखते हैं हाफ AC यानी डायगोनल, हम डायगोनल लिख देते हैं, हाफ AC इंटू, यानी कि इसी को बोल दे रहे हैं हम डायगोनल, ठीक, और ब्रैकेट में दोनों हाइट का सम। ये दूसरा तरीका हो गया, ये फिलहाल बताना नहीं था क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है ट्रायंगल में, है ना। अब इसके बाद आपको एक और पढ़ना है। अगर आपको चारों साइड्स पता है तो जैसे आपने हीरोन्स फार्मूला देखा था, क्या देखा था, स्क्वायर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये देखा था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, एरिया क्या हो जाएगी क्वाड्रिलेटरल की, एरिया स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D। ये शायद आपने ना देखा रहा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड पता है तो उसका सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए और आप हीरोन्स फार्मूले के तरीके से, ये फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला नहीं भूलिएगा मत, क्योंकि उसमें क्या होता है S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, है ना। यहाँ पे S अलग से नहीं आता है, केवल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D होता है। समझ गए होंगे? तो मुझे लगता है इतने फार्मूले। अगली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए क्या दिया गया है आपको कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ अंदर में एक वृत्त बनाया गया है। अगर ये सर्कल बनाया गया है तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या लगेगी कि अपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है, ठीक है। अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। अपोजिट साइड्स कौन सी हैं, ABCD, इन दोनों का सम AD और BC के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। ये अगर आप चाहिए तो देख भी सकते हैं जल्दी जल्दी से। अगर हम इसको A मान लें थोड़ी देर के लिए, इतना पार्ट AP, तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी पहले ही कि अगर एक ही बिंदु से किसी भी वृत्त पर दो स्पर्शियाँ खींची जाएँ तो बराबर होती हैं। तो ये भी स्पर्शी है, टेंजेंट है, ये भी A होगा, अगर ये B है तो ये भी B होगा, ये C है तो ये C होगा, ये D है तो ये भी D होगा। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो
तो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी की वैल्यू लिख दीजिए ए प्लस बी और सी डी की वैल्यू लिख दीजिए सी प्लस डी। ये बराबर करना है हमें ए डी, ए डी कितना है ए प्लस डी और प्लस बी सी, बी प्लस सी। तो देखिए सभी बराबर है ना एक दूसरे के, है ना। तो आप समझ गए होंगे कैसे आया ये। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एंगल पे बेस्ड है। एंगल पे कैसे बेस्ड है वो देखिए। अगर हम इसका सेंटर कहीं पे मान लें, ये तो आप कंफर्म होंगे कि इसका सेंटर ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल से पास हो, है ना। तो ये डायगोनल से नहीं पास हो रहा है, हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। इसका सेंटर कहीं पे भी होगा, हम इसका सेंटर ओ मान लें अगर, तो क्या होगा कि इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब आप लिख लीजिए क्या, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी ये 180 डिग्री होंगे और एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी ये होगा 180 डिग्री। ये दोनों 180 डिग्री होता है। अच्छा, कुछ लोग को दिक्कत होगी तो ये कैसे होते हैं ये बता दीजिए। तो ये भी बता देते हैं। देखिए अगर इसको हम यहाँ से मिला दें तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मैंने बताया था आपको ब्रीफली कि अगर कोई भी स्पर्शी है, स्पर्शी पे त्रिज्या को मिला दीजिएगा तो वो परपेंडिकुलर होती है। आपको क्या पता चला, ये एंगल 90-90 हो गए। अच्छा, ये जो आपने खींचा है ये हमेशा बराबर होते हैं, ये मैंने प्रूफ कराया था। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ट्रायंगल पढ़ाते टाइम आपको बताया था। अगर ये दो एंगल बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। और इसके बीच का ये कॉमन साइड है, एक साइड, ये साइड इनके बीच, मतलब दो एंगल इनके बीच की साइड, दो एंगल इनके बीच के साइड के बराबर हो गया अगर, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप मान लीजिए ये अल्फ़ा अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये अल्फ़ा, इनको ना मानिए, सबसे आसान है इनको मान लीजिए, इनको अल्फ़ा अल्फ़ा मान लें। बात समझ में आई। इसी तरह इधर आ जाइए, इधर आ जाएंगे तो ये बीटा बीटा हो जाएंगे, सेम एज अगर कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ कर दिया है तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा, ये बीटा बीटा हम मान लेते हैं, ये गामा गामा मान लेते हैं, इनको भी मिला दीजिए। ये गामा गामा हो गया, ये थीटा मान लीजिए, डेल्टा मान लीजिए, जो भी डेल्टा मान पाइए, ठीक है। अब चेक कर लीजिए ए ओ बी सी ओ डी। अच्छा, आपको तो पता ही है कि सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 360 होगा ना। मतलब इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो 360 होना चाहिए ना। तो आप लिख लीजिए 360 अगर हो जाएगा तो कितने की वैल्यू 360 होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा गामा थीटा थीटा। मतलब कितनी बार आएगा, ट्वाइस आ रहे हैं सब, तो ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा थीटा, इनका एडिशन 360 हुआ। तो अल्फ़ा बीटा गामा थीटा इनका एडिशन क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं। फिर आपको क्या दिख रहा है कि हमें ए ओ बी और सी ओ डी लेना है। एंगल ए ओ बी कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। एंगल सी ओ डी कितना है, एंगल सी ओ टी गामा प्लस थीटा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थीटा कितना दिया गया था, 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये आया है, ठीक। ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखने थे, दोनों ही पॉइंट आपने नोट कर लिया। तो अगला पॉइंट क्या है कि अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम बराबर होता है। मतलब ए बी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर अगर ये ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ए डी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के सम। ये एक पॉइंट था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, अगर आप शायद पढ़े हो या शायद ना भी पढ़े हो, अगर आप इनको 90 हम हटा देते हैं, अगला पॉइंट जो है उसमें 90 नहीं दिया गया है। अगर ये हमें दिया गया है इसका एरियाज़ दिए गए हैं, मतलब हम मान लेते हैं ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, ये एरिया सी है, ये एरिया डी, ठीक है। ये सारे एरियाज़ अगर हमने मान लिए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक लाइन खींची गई है सीधी, उस पर एक लाइन इसको कट कर रही है कहीं पे, तो आपको पता है बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करते हैं एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। मतलब आपके हिसाब से ये मान लीजिए पी पॉइंट है, डी पी और पी बी का रेशियो क्या होना चाहिए।
अगर इधर से आप देखिएगा DP और PB का रेशियो, तो ये एरिया के रेशियो के बराबर होगा, यानी इनका रेशियो क्या होना चाहिए, A/B, यही होना चाहिए। लेकिन अगर हम उधर से देखें इस साइड से, तो इस साइड से हमारा यही रेशियो D/C होना चाहिए। आपको पता है ना, जिस रेशियो में एरिया है उसी रेशियो में उनका बेस डिवाइड होता है ना। तो इसी वजह से कि इसको भी हम कह सकते हैं D/C, दोनों एक ही रेशियो हैं, दोनों बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला निकल के आएगा कि AC BD के बराबर होता है। मतलब अगर आपको एरिया दिए गए हैं चारों, तो अपोजिट साइड के एरियाज़ का मल्टीप्लिकेशन अपोजिट साइड के एरियाज़ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये ज़रूरी नहीं कि यहीं पे एप्लीकेबल हो सकता है यही चीज़ हम एक डायगोनल खींच रहे हैं, एक तो डायगोनल खींचना ही है, एक लाइन सीधी होनी चाहिए एकदम। तो ये हमने एक डायगोनल खींचा और इस पे एक पॉइंट ऐसे ले लिया, ये ऐसे पॉइंट बना दिया, ये तो डायगोनल नहीं है ना, तब भी यही रूल फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि फिर से वही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। अगर ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में एक लाइन सीधे खींची गई है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो जिस रेशियो में इनका एरिया है उसी रेशियो में इनका बेस डिवाइड होगा, A/B, और इधर से भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर से यही कॉन्सेप्ट लगा के AC और BD बराबर हो जाएंगे। समझ गए होंगे? कॉन्सेप्ट अच्छा है, नोट कर लीजिएगा। एक लास्ट चीज़ और बची हुई है जो कि हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए, एक लास्ट पॉइंट क्या दिया गया है आपको कि अगर इसमें लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि किसी चतुर्भुज के कोणार्धकों से बना चतुर्भुज का विपरीत कोण का योगफल सदैव 180 अंश होता है। किसी भी चतुर्भुज के विपरीत कोणों किसी भी चतुर्भुज के कोणार्धकों से बने चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। देखिए कैसे, क्या कह रहे हैं आप कि ये सभी एंगल इक्वल होंगे। मान लीजिए थोड़ा थोड़ा कुछ भी मानते चलता है, ये अल्फ़ा अल्फ़ा मान लेते हैं, फिर ये भी बीटा बीटा मान लिया, ये हमने दोनों को गामा और गामा मान लिया, और ये मान लीजिए थीटा या डेल्टा कुछ भी मान लीजिए, इसको हमने डेल्टा मान लिया। ठीक है, अगर ये इतना मान लिया आपने, तो ये अल्फ़ा और बीटा, तो ये तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। पता है आपको एक ट्रायंगल बन रहा है ARB ट्रायंगल में दो एंगल पता है, तो तीसरा वाला निकालना आसान है, बिल्कुल इजी है। यहाँ भी इस वाले एंगल को निकाल लीजिए, डेल्टा और गामा, तो ये क्या होगा 180 माइनस डेल्टा प्लस गामा, ये होगा। अगर हम इन दोनों का एडिशन निकाल लें, एंगल P और एंगल R का सम निकाल दें, तो कितना हो जाएगा, निकाल के देखिए, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और 180 माइनस डेल्टा प्लस गामा, ये इतना हो जाएगा। अगर इन्हीं को थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो 360 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा और इनकी वैल्यू आपको पहले से ही पता है क्या दी गई है। अगर इनके चारों कोणों का योगफल आप निकालना चाहिए, चारों कोणों का योगफल किसी भी चतुर्भुज का क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डेल्टा, यानी ट्वाइस आ रहा है सब, तो ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, इनका एडिशन 360। तो सिंगल टाइम कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 180 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इनकी वैल्यू क्या हो गई है 180 अंश, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री अगर रख दीजिएगा, 360 माइनस 180 कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जो कि आपका आंसर होगा। मतलब अब आपको क्या याद रखना है कि एंगल P और एंगल R का सम, एंगल P और एंगल R का सम 180 डिग्री होगा, और ऐसे ही सेम एज एंगल Q और एंगल S का सम 180 डिग्री होगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी। समझ में आ गई बात? चलें क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर कोई बिंदु P है, यदि ट्रायंगल APB का एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, APD का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्रायंगल DPC का एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्रायंगल BPC का एरिया क्या हो। कोई एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है, छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं हम। ये ABC क्वाड्रिलेटरल ABCD, और आपको दिया गया है विकर्ण BD विकर्ण पर कोई बिंदु P है जिस पे हम मिला देते हैं। मान लीजिए ये P पॉइंट है, आपको दिया गया है APD 12, ये 12 है, ये 15 है,
और DPC ये 8 है, ये वाला पूछा गया है, BPC पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने बताया है कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपोजिट जो होते हैं उनके एरियाज़ का मल्टीप्लिकेशन, ये एरिया और ये एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अपोजिट ट्रायंगल का मल्टीप्लिकेशन ये अपोजिट ट्रायंगल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ गए? अगला लिख लीजिए तुरंत। फिर लिखा गया है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ सर्कल इफ AB 7, BC 8.5, CD 9.2, तो AD की वैल्यू निकाल ली। एक सर्कल से सर्कमस्क्राइब्ड है एक क्वाड्रिलेटरल, तो हम बना देते हैं एक सर्कमस्क्राइब्ड दिया गया है, सॉरी सर्कमस्क्राइब नहीं होना चाहिए, सर्कल सर्कमस्क्राइब कह सकते हैं। तो क्या दिया गया है कि एक सर्कल बनाया गया है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, और क्या इसमें साइड्स दी गई हैं ABCD, ये वैल्यूज़ दी गई हैं कुछ। AB की वैल्यू 7 है, BC की वैल्यू 8.5 है, CD 9.2 है, तो AD की वैल्यू आपसे निकालने को कहा गया है। कैसे निकालेंगे? आसान सा है, आपको पता है अपोजिट साइड्स का सम क्या होता है, बराबर होता है, तो इस वजह से आप निकाल देंगे यहाँ से अपोजिट साइड्स का सम करके। तो ये 9 7 16 हो गया, 16.2 में से 8.5 माइनस करिए तो 7.7 आना चाहिए, आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना? ये अभी कॉन्सेप्ट लिखवाया है, अगर एक सर्कल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनाया जाए तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है, ठीक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा गया है एक चतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो और विकर्णों का पूरा सुनिए फिर से, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा विकर्णों के बीच का कोण 120 डिग्री है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने अभी बताया है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल और साइन थीटा, इनके बीच का कोई भी एंगल दिया गया हो, कोई भी साइड का, है ना, मैंने बताया है। तो आप क्या करेंगे, हाफ दोनों विकर्ण 12 × 15 और साइन थीटा, साइन कितना दिया गया है 120, साइन 120 होता क्या है 90 प्लस समथिंग कर लीजिए या 180 माइनस समथिंग कर लीजिए, तो 180 माइनस समथिंग कीजिएगा, सेकंड साइड सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव होगा और √3/2 आ जाएगा। ये √3/2 हो गया, इनको हम लिख सकते हैं √3/2, और ये कितना हो गया, कट कर दीजिए, 2 दूना 4, 3 12, 15 3 45 √3, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आए तीनों क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चतुर्भुज ABCD के अंदर O केंद्र वाला एक वृत्त चतुर्भुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनाया गया है, जिससे एंगल AOB 115 है, एंगल AOB 115 डिग्री है। तो आपको निकालने को कहा गया है कि एंगल COD निकाल दीजिए। COD निकालना बहुत ही आसान है, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि एक अगर चतुर्भुज बनाया जाए, इसके अंदर कोई एक सर्कल रखा जाए, हमने एक सर्कल बना दिया चतुर्भुज के अंदर और ये सबको स्पर्श कर रहा है, ठीक है, ऐसा ही बनाया गया है। फिर आपसे कहा गया है कि ये ABCD समथिंग नाम दे दीजिए इनको, ABCD एक चतुर्भुज है जिसके अंदर सर्कल बनाया गया है, इसका केंद्र O बताया गया है। अगर AOB, ये पॉइंट O है, AOB दिया गया है 115, तो आपको निकालना है COD। आपको अभी बताया गया कि इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट देखिए, तो क्या करेंगे आप 180 में से 115 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 65, आंसर हो जाएगा 65। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आसान से जल्दी जल्दी से करते जाइए। लिखा गया है एक चतुर्भुज PQRS के कोण द्विभाजकों से चतुर्भुज ABCD बनाया जाता है। यदि एंगल BAD 80 अंश 80 डिग्री, तो एंगल BCD क्या हो जाएगा? द्विभाजकों से बनाया गया है, आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने बताया है आपको, एक थ्योरम सा प्रूफ कराया है मैंने, ऐसे बनाया था ना। लिखा गया है कि चतुर्भुज PQRS के कोण समद्विभाजक खींचे गए, PQRS ये बनाया और ABCD ये बनाया। फिर आपसे कहा गया कि BAD 80 डिग्री है, BAD
ये वाला 80 डिग्री है, तो आपसे पूछा गया है BCD यानी ये वाला एंगल। तो आपको पता है अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ऐसे केसेस में, तो 180 में से 80 माइनस करिएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 100। आंसर था आपका 100। फिर अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि AB 6 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, तो AD की वैल्यू बताइए। आपको पता है अगर विकर्ण समकोण पर काटे तो अपोजिट साइड्स के स्क्वायर्स का सम बराबर होता है। जैसे इसके मान लीजिए विकर्ण 2 हमने खींच दिए, ये दोनों विकर्ण समकोण पर काट रहे हैं, तो अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम यानी AB का स्क्वायर और CD के स्क्वायर का सम AD और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है आपको, तो वही केवल यूज़ करना है। AB दिया गया है 6 सेंटीमीटर, BC दिया गया हमें लिखना है यहाँ पे CD 5 दिया गया है और AD हमको निकालना ही है, BC दिया गया है 7 का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 36 में 25 ऐड कर दीजिए, 61 माइनस कितना करना है 49 माइनस कर दीजिए तो 12 आ जाएगा और AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 12 होता है 2√3। यही आपका आंसर है, समझ गए। आगे बढ़े फिर। तो पैरेललोग्राम में जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो मैंने क्वाड्रिलेटरल में जो भी छोटे छोटे पॉइंट थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपको पढ़ना है पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं पैरेललोग्राम पे, क्योंकि इसी से रिलेटेड है बाकी तीनों, तो उनको हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक। तो पहले पैरेललोग्राम की विशेषताएं हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। लिखते रहिएगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक। अपोजिट साइड्स पैरेलल मतलब ये इस साइड के पैरेलल होगी और ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। ये लगाने का मतलब, एरो लगाने का मतलब पैरेलल, ठीक है। फिर ये भी लिखा जाएगा कि अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। तो ये लिखते रहिएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपोजिट साइड इक्वल है मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक। फिर आप कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक। अपोजिट एंगल मतलब एंगल A जो है एंगल, मन करे यहीं पे साथ में लिखते रहिएगा। अपोजिट साइड पैरेलल मतलब AB इज पैरेलल टू CD एंड AD और BC पैरेलल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड इक्वल मतलब AB CD के बराबर और AD जो है वो BC के बराबर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपोजिट एंगल इक्वल एंगल A एंगल C के बराबर, एंगल D एंगल B के बराबर। ये क्लियर है। फिर अगला लिख लीजिए, डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर, ठीक। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये जो होगा मिड पॉइंट होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। मिड पॉइंट होगा मतलब ये कह सकते हैं आप कि AO OC के बराबर और BO OD के बराबर, ठीक। लेकिन यहीं पे आप लिख दीजिएगा, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, बट यहीं पे लिख लीजिएगा बट नॉट राइट एंगल, ठीक। लेकिन 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ठीक। बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करते। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर आगे लिख लीजिएगा, इनमें एरियाज बराबर होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये सभी एरियाज आपस में बराबर होते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं आप कि ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल COD और ट्रायंगल DOA या AOD का एरिया बराबर होता है। अच्छा, ये एरियाज अगर बराबर हो गए तो पूरे का 1/4 ही तो होगा, 1 1 1 1।
ये अगर 4 हुआ टोटल तो ये 1 होगा ना, 1/4 हो जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पूरे एरिया का 1/4 होता है। पैरेललोग्राम का हम 1/4 लिख दे रहे हैं। ABCD लिख सकते हैं, या हमने लिखा पैरेललोग्राम का 1/4 एरिया, ये सभी ले लेते हैं। ठीक। अच्छा, एक अगर हम मिटा दें, अगर एक जो डायगोनल है वो हम हटा दें यहाँ से, तो क्या होगा, तो भी एरियाज़ को वो बराबर बांटेगा। देखिए, मान लीजिए हमने ये वाला डायगोनल थोड़ी देर के लिए हटा दिया, तो क्या होगा कि ये 2 एरियाज़ में बराबर बराबर बट जाएंगे। अगर 4 एरियाज़ आपने समझ लिया है तो ये 2 एरियाज़ भी हो जाएंगे, श्योर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये अपोजिट एंगल बराबर ही होंगे, और ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एरिया बराबर होता है। यानी आप ये भी लिख सकते हैं, इसी पॉइंट के बाद थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, देखिएगा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD किसके बराबर होगा, ट्रायंगल BCD के। और एक और चीज़ क्या होगी, अगर ये वाला डायगोनल हमने खींचा होता तो ट्रायंगल ACD बराबर होता ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ACB, और ये सभी पैरेललोग्राम का आधा होंगे। ठीक है, आधा ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझ रहे होंगे आप। तो ये सारे पॉइंट्स थे, आगे बढ़े हम लोग। अगला पॉइंट क्या है कि अगर हमको ये दे दिया जाए कि इसके 2 डायगोनल्स पता है, अगर आपको 2 डायगोनल्स पता है और इनकी साइड्स पता है, तो आप क्या कहेंगे कि इनके डायगोनल्स का जो सम होगा, जो डायगोनल्स का सम यानी D1 स्क्वायर, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम है। ठीक है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर क्या होगा, इनके अगल बगल के साइड्स के स्क्वायर के 2 गुने के बराबर। मतलब AB स्क्वायर और CD नहीं, BC कर सकते हैं। आप ऐसे कह लीजिए, या ये कह सकते हैं कि इनके अपोजिट साइड तो बराबर होती ही हैं, तो इनको अगर हम L मान लेते हैं, इनको अगर B मान लेते हैं, तो आप इनको ऐसे लिख लीजिएगा। इनको अगर हटा के हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये क्यों होता है? क्योंकि शायद हम भूल गए हैं, आप उसमें लिख लीजिएगा स्केलिन ट्रायंगल में कि किसी भी स्केलिन क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सभी भुजाओं के वर्गों का योगफल दोनों विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह हमेशा याद रखिएगा कि सभी भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है दोनों विकर्णों के वर्गों के योगफल के। ठीक है, तो वहीं से ये चीज़ निकल के आई। तो ये पॉइंट है एक, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं एरिया पे। एरिया क्या होता है? एरिया इसमें कई तरीके से निकाला जा सकता है। सबसे पहले D1 D2 साइन थीटा, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, D1 D2 के बीच कोई भी एंगल अगर आपको पता हो तो साइन थीटा वाला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं? उसके बाद मान लीजिए आपको ये पता चल जाए कि इसमें ये, अच्छा ये भी आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या प्रूफ किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि ये पूरा दोनों ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं अभी, ये दोनों क्या होते हैं? सर्वांग सम, है ना, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी जस्ट प्रूफ किया था कि ये इस साइड के बराबर है, ये इस साइड के बराबर है, ये एंगल अपोजिट एंगल बराबर ही है, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनमें हाइट भी बराबर होगी। अगर यहाँ से हम हाइट खींच देते हैं, इस लाइन पे हाइट h मान लें, और इस लाइन पे हाइट ये भी h हो जाएगी, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अगर ये दोनों h h हो गए तो दोनों का एरिया निकाल लीजिए। एरिया अगर निकालिए, ऊपर ये वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ। ये कौन सी साइड है? AC। AC पे हाइट पड़ रही है और इस वाले का एरिया हाफ। देखिए इस पे भी AC पर ही हाइट पड़ रही है। हो रहा है ऐसा? तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं कि इसका एरिया जो हो जाएगा वो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते ही आपको क्या मिल जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। देखिए सेम ही चीज़ तो लिखा है, हाफ AC हाइट, हाफ AC हाइट। हाफ AC हाइट अगर लिखा गया है दोनों जगह तो 2 गुना हो जाएगा, यानी केवल क्या बचेगा? AC इंटू हाइट। AC इंटू हाइट बचेगा अगर, तो AC को हम लिख देते हैं डायगोनल मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है, हमें क्या लिखना है, डायगोनल मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल, जो भी इसका लंब होगा। समझ गए हैं? अब अगला आ जाइए, एरिया के कई सारे फॉर्मूले हैं और सभी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगले फॉर्मूले पे आते हैं, एरिया क्या होता है। अगर हम एक हाइट मान लें, इसी चतुर्भुज में ये जो पैरेललोग्राम आपको दिया गया है, इसमें एक हाइट अगर ये पूरा h मान लें, ये हाइट दी गई है, मान लीजिए h अगर हाइट दी गई है, तो अगर आधा आधा डिवाइड करते हैं क्वाड्रिलेटरल को, यानी पैरेललोग्राम को, सॉरी हम फिर से फिगर बना देते हैं आपके लिए, देखिएगा। एक पैरेललोग्राम आपको दिया जाए, इस पैरेललोग्राम में ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें अगर हम यहाँ पे हाइट ड्रॉ कर देते हैं, ये हाइट हम मान लेते हैं h, ठीक है, हाइट यहाँ पे ड्रॉ किया और ये हम आधा आधा डिवाइड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे भी हाइट ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे ये हाइट ड्रॉ करिए या ना ड्रॉ करिए, क्योंकि हाइट ड्रॉ कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, तो इसलिए हमने दोनों को h लिख दिया, ठीक है। चाहे आप ऐसे ड्रॉ करते या नहीं, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसका एरिया निकाल के 2 गुना कर दीजिएगा तो इसका पूरे का एरिया आ जाएगा ना, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये L और ये B, तो ये भी L और ये भी B हो जाए, ठीक। तो एरिया निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ L इंटू एच, L इंटू एच, यही होगा इस वाले का एरिया, और इस वाले का एरिया भी सेम होगा, तो पूरे का एरिया क्या करना पड़ेगा, हमें ट्वाइस लगाना पड़ेगा। अगर ये ट्वाइस किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको, L इंटू एच, यानी साइड, L क्या है, साइड है, और परपेंडिकुलर, या इसी को कह सकते हैं हाइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेकिन हाइट कौन सी होनी चाहिए, जो उसी पे ड्रॉ की गई हो। मान लीजिए आपको ये वाली हाइट मिल जाती है, ये वाली हाइट दे दिया जाए, मान लीजिए h2, ये हाइट दे दिया जाए, तो आपको कौन सा बेस लेना पड़ेगा, ये वाला बेस, यानी ब्रेथ को आपको बेस बनाना पड़ेगा, और हाइट तब ब्रेथ वाली ली जाएगी। मतलब समझ गए हैं कि अगर इसको बेस बनाए तो ये वाली हाइट, अगर इसको बेस बनाए तो ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। एक और एरिया का फॉर्मूला, एरिया पे जो आपने अभी बेसिक्स में पढ़ा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d, यही पढ़ा है। मतलब चारों भुजाओं को माइनस किया जाता है। तो आपको पता है इसकी भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इस वजह से इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर चारों भुजाओं का योगफल होता है ना, L प्लस बी प्लस L प्लस बी अपॉन, सॉरी, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, ये होगा पेरीमीटर इनका। अगर ये पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, L प्लस बी, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी बाई 2, यानी L प्लस बी, ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। इसमें तो कुछ कन्फ्यूज़न होगी नहीं। अब हम आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूले में क्या लिखा गया है, स्क्वायर रूट ऑफ s मतलब हम ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस a को हम लिख देते हैं L, फिर s माइनस b, ब्रेथ क्या है, b ही रख रहे हैं हम, फिर से तीसरी साइड भी L होगी, s माइनस L और s माइनस b, ये इतना है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो s माइनस L 2 बार आया है, स्क्वायर हो जाएगा, और s माइनस b भी 2 बार आया है, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, s माइनस L और इंटू s माइनस b। ये बात समझ में आई? अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ से और भी एरियाज़ के तरीके निकल आता है। सबसे बढ़िया ये तरीका है, इसको आप याद रखिए, ठीक है? समझ में आ गया होगा? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है आपके पास, लिख लीजिएगा, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर कोई पॉइंट P हो, कोई पॉइंट P हो, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, और P से सभी भुजाओं को मिला देते हैं। ये P पॉइंट है, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए P पॉइंट है, और इससे सभी भुजाओं को हम मिला दिए, ठीक है? तो अगर आपको निकालना होगा एरियाज़ के बारे में कुछ, तो एरिया कैसे निकलेगी, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर हमने निकाला, और ये वाला भी
इधर भी मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, वही सीधी लाइन आप खींच देंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपको पता है हमेशा ही दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है। तो मान लीजिए ये H1 है और ये H2 है, तो इन दोनों एरियाज़ का सम हम निकाल लेते हैं। इन दोनों एरियाज़ का सम क्या हो जाएगा वो हमको पता करना है। तो त्रिभुज APB और त्रिभुज CPD, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना दिया गया है आपको, हाफ L इंटू H2, यही तो आएगा। आपको पता है ट्रायंगल का एरिया निकालना, हाफ हाइट इंटू बेस प्लस हाफ उधर भी L ही आएगा, ये L है तो ये भी L ही होगा, तो L इंटू H1, यही तो होगा। अगर आप यहाँ से हाफ L कॉमन करिए तो H1 प्लस H2 मिलने वाला है, और ये H1 H2 किसके बराबर होगा ये बता दीजिए, किसके बराबर होगा, दो पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होती है, हाइट होती है। किसी भी पैरेललोग्राम की हाइट निकालते कैसे हैं, कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं उसके बीच की डिस्टेंस क्या कभी चेंज हो सकती है, तो वो हमेशा बराबर होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो ली जाती है हर जगह, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो आ गई है। H1 प्लस H2 क्या है, पूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H, यानी इसको लिख सकते हैं हाफ L इंटू H, और L इंटू H क्या होता है, पूरे परपेंडिकुलर का पैरेललोग्राम का एरिया। मतलब आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या आपने निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकला कि हमेशा ही दोनों ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CPD, मतलब इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल का सम किसके बराबर हो गया है, आधे, पूरे इस पैरेललोग्राम के आधे के बराबर। अगर यही चीज़ दोबारा यूज़ करिएगा तो इसमें और इसमें यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं यही सेम चीज़। तो हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन लिखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आने वाला है। ये रिजल्ट आएगा कि इन दोनों अपोजिट ट्रायंगल्स के एरियाज़ का सम, इन दोनों अपोजिट ट्रायंगल एरियाज़ के सम के बराबर होगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये सभी किसके बराबर हो जाएंगे, पूरे पैरेललोग्राम के आधे के बराबर। ये भी आपको याद रखना है कि कहीं भी P पॉइंट है ट्रायंगल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के अंदर कोई भी पॉइंट P ले लिया जाए और वहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो अपोजिट जो ट्रायंगल्स बनेंगे उनके एरियाज़ का सम किसके बराबर हो जाएगा, पूरे जो पैरेललोग्राम बनाया उसके आधे के बराबर। समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट है वो लिखिए कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम बनाया गया है और पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें, ये इससे ज्वाइन किया, ये इससे ज्वाइन किया और ये इससे ज्वाइन किया, ये यहाँ से ज्वाइन किया, इन सबको ज्वाइन करके हमने मान लीजिए P, Q, R और S ये एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जो भी पूछा जा सकता है वो सारा हम बताने वाले हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि अगर हम यहाँ से डायगोनल खींच दें, अगर हम ये डायगोनल खींच दें तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये मिड पॉइंट्स है और दोनों पैरेलल लाइंस खींची गई थी, दोनों पैरेलल लाइंस खींची गई थी, तो ये दोनों मिड पॉइंट हो गए और ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। पता है आपको, अगर मिड पॉइंट्स खींचा गया है तो जो लाइन ये होगी वही लाइन तो ये होगी, दोनों पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो पैरेलल होगा इससे। ये बात तो क्लियर है। अच्छा, ये इसके पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये तो क्लियर है। अब ये दोनों पैरेलल हो गए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लाइन जो होती है पूरे लाइन का आधा होता है, थेल्स थ्योरम पढ़ाया गया है आपको। तो यानी आप कह सकते हैं BD का आधा हो जाएगा, BD का आधा हो जाएगी SP। क्लियर। ऐसे ही आप आ जाइए इस वाली साइड पे, इस वाली साइड में अगर आ जाइए तो ये मिड पॉइंट्स मिलाए गए हैं तो ये भी पैरेलल होंगे इस पूरी लाइन के, और ये भी क्या हो जाएगा, BD का आधा। कोई समस्या तो होगी नहीं इतने में। मतलब SP और QR हम लिख देते हैं यहाँ पे, SP और QR दोनों ही BD के आधे के बराबर हो गए हैं। और ये भी दिया गया कि देखिए ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, तो दोनों भी आपस में पैरेलल, यानी SP इज पैरेलल टू QR। ये दो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको करनी है जब हम ये दूसरा वाला विकर्ण खींचते हैं। दूसरा वाला विकर्ण AC है, AC को अगर खींचा तो ये पैरेलल होगा इनके और इनके भी, पता है आपको।
और ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के आधे के बराबर होगी, यानी ये AC का आधा होगा और ये AC का आधा होगा। यानी आप यहाँ से फिर क्या कह सकते हैं कि PQ जो है वो SR के बराबर होगा, और SR सभी किसके बराबर है, AC/2 के, और PQ जो है वो पैरेलल होगा SR के, क्योंकि ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी, यानी कि जो चतुर्भुज PQRS बना है वो क्या है, पैरेललोग्राम। तो मतलब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अगर मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमेशा क्या बनता है, पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट हमेशा ही एक पैरेललोग्राम क्रिएट करता है। समझ गया? PQRS एक पैरेललोग्राम बन गया, तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर हम PQRS का पेरीमीटर निकालना चाहें, यानी पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ये हमेशा क्या होगा, पूरे पैरेललोग्राम के हाफ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, मतलब पूरे पैरेललोग्राम के आधे के बराबर होगा इनका पेरीमीटर। ये पेरीमीटर पूरे पैरेललोग्राम के आधे के बराबर होगा। और एक चीज़ लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट एरिया से रिलेटेड है। एरिया क्या हो जाएगी, 1/4 होगी। अगर पैरामीटर आधा होता है तो एरिया 1/4 होती है, पता होगा आपको। तो अगर हम एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, ये हमेशा किसके बराबर होगी, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट से हम एक नया पैरेललोग्राम ही क्रिएट कर सकते हैं। पहली बात, अगर वो क्रिएट हो गया तो उसका पेरीमीटर जो होगा पूरे पुराने वाले मतलब मेन पैरेललोग्राम के आधे के बराबर होगा, और उसका एरिया जो होगा इस पैरेललोग्राम का वो पूरे एरिया का हाफ होगा, सॉरी 1/4 होगा। समझ गए हैं? आप चाहें तो यहाँ पे सिमिलरिटी से प्रूव भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको याद रखना ये चीज़ें। समझ गए? आगे बढ़ें। ये पैरेललोग्राम हमने बनाया ABCD, और हम कहें कि इसमें ऐसे एक फिगर बना देते हैं। जब आप खाली होते हैं कहीं पे भी तो ऐसे ही फिगर उल्टे सीधे बनाते रहते हैं, तो वही फिगर बनाया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाता है, वही जो आप छोटे बच्चे होते हैं कलाकारी कर रहे होते हैं, कह दिया जाता है उसी कलाकारी का एरिया बता दीजिए, तो फिर आपको गुस्सा लगती है कि हमने कलाकारी की ही क्यों, है ना। देखिए, अब शेडेड रीजन का एरिया अगर पूछ लिया जाए तो शेडेड रीजन हमेशा ही पूरे कोऑर्डिनेट जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के आधे के बराबर होता है। मतलब शेडेड रीजन अगर हम पूछ लें तो ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम्स एरिया। ये हमेशा याद रखिएगा। देख लीजिए कैसे आता है। मान लीजिए इसकी पूरी हाइट, ये पूरी हाइट h मान लेते हैं। अच्छा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रहती है, तो इसकी भी हाइट वही होगी, इसकी भी हाइट वही होगी, पूरे पैरेललोग्राम की भी हाइट वही होगी। अगर हम इतने डिस्टेंस को x मान लें, इतने डिस्टेंस को y मान लें, तो आपको ये तो पता ही है कि x प्लस वाई किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। यही आपको यूज़ करना है। देखिए, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 h, हाइट तो वही रहेगी, और x लेना पड़ेगा बेस। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल का एरिया हाफ, h तो सेम है, बेस क्या है y। अगर दोनों ट्रायंगल्स का सम हम निकाल दें, दोनों ट्रायंगल्स का सम ही तो है शेडेड रीजन, इन दोनों ट्रायंगल्स का सम निकाल दें तो क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ h कॉमन हो जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस वाई, ये इतना बचेगा। दोनों को ऐड करने पे x प्लस वाई किसके बराबर है, AB यानी साइड के बराबर है। तो हाफ साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और साइड मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया। इस वजह से आप कहते हैं हाफ पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है ये शेडेड रीजन। समझ गए हैं? तो इससे आपको एक कंक्लूज़न याद कर लेना चाहिए, वो क्या है वो समझिए। देखिए, कंक्लूज़न क्या निकालना है आपको कि हमेशा ही अगर पूरी बेस को हम कवर कर रहे हैं,
पूरे बेस को हम कवर कर रहे हैं किसी भी पैरेललोग्राम में, तो जो भी ट्रायंगल्स बनाएंगे जितने भी, वो सारे उनका सम जो होगा वो सारा बराबर होगा आधा पैरेललोग्राम का एरिया। जैसे एक और हम फिगर आपको दिखाते हैं जिसमें आपको जिगजैग वे में बनाएंगे फिगर और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए फिर कोई छोटा बच्चा आपकी कॉपी पे आ गया है और ऐसे ऐसे कर रहा है, ये करके उसने ऐसे ही फिगर बना दी। अब आप लेके आए क्लास में, और क्लास में आप आगे बैठे, हमने देख लिया आपको, हमने कहा ये क्या बनाया है, तो आपने कहा बच्चे ने बनाया है। अगर बच्चे ने बनाया तो हमने कहा कि ये हम शेड कर दे रहे हैं, लो बच्चे ने जो बनाया है उसको हम शेड कर दे रहे हैं। आपसे कहते हैं कि ये शेडेड रीजन का एरिया बता दीजिए। शेड कितने को कर रहे हैं, केवल और केवल जो ये बनी हुई फिगर है, मतलब जो ट्रायंगल बनाया गया है ढेर सारा, ये सभी हम कह देते हैं कि इनका एरिया बता दो। इनके एरियाज़ का सम निकालना है, तो इनके एरियाज़ का सम क्या हो जाएगा, फिर से यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, ये समझ लीजिए। फिर से आपको ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये इतना पार्ट सी है, ये इतना पार्ट डी है। थोड़ी देर के लिए ये बस एक ही कंडीशन है, ये बेस को कवर करना चाहिए पूरी तरह से। देखिए बेस को कवर करके रखा हुआ है इसमें, है ना, ये बेस को कवर करना चाहिए, बस एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब देखिए ए बी सी डी ये पूरा लिख दिया हमने। हाइट हमेशा ही बराबर होगी। अगर ये हाइट हमने h मान लिया है, ये पूरी हाइट h मान लिया है, तो h हमेशा ही सेम आनी चाहिए ना, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। तो ये पूरा h हमेशा सेम होगी। तो अब एक एक करके एक एक का एरिया निकालता है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ h इंटू ए, हाफ h इंटू बी, हाफ h इंटू सी, हाफ h इंटू डी। यही तो हो जाएगा सारा एरिया। अगर हम इसमें से हाफ h कॉमन कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और a प्लस बी प्लस सी डी किसके बराबर है, इसके बेस के बराबर यानी साइड के बराबर। और h इंटू साइड यानी हाइट इंटू बेस क्या होता है, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो फिर से क्या आ गया, हाफ पैरेललोग्राम का एरिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसी फिगर को और थोड़ा सा आप चाहें तो बेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बेस कौन सा बने, यही नीचे ही बेस बने, यानी यही जो आपने लेंथ ली है उसी पे बेस बने। हो सकता है ये बेस बना दिया जाए दूसरी साइड पे, यानी ब्रेथ पे, जिसको आप बोलते हैं ब्रेथ। मान लीजिए हम एक फिगर और बनाते हैं जिसमें ब्रेथ पे बना देते हैं। यही जो फिगर मैंने बनाया था यही हम इधर से बना देते हैं। ये फिगर बना दिया मैंने, और फिर मैंने कहा कि अब बताइए ये शेडेड रीजन क्या होगा। वही शेड फिर से किया है, जो ट्रायंगल्स हैं तीनों वही फिर से हम शेड कर रहे हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व ही नहीं करना है, आपको ऐसे याद कर लेना है कि अगर बेस पूरी तरह कवर हो रहा है तो आपको हमेशा हाफ पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा, ये हमेशा मिलेगा। समझ रहे हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके बाद पैरेललोग्राम में और भी चीज़ें हैं। पैरेललोग्राम में आपको एक दो चीज़ें और देखनी है। जैसे अगर हम पैरेललोग्राम को किसी एक सर्कल के अंदर बना दें, सर्कल के अंदर अगर हमने बनाया किसी भी पैरेललोग्राम को, तो क्या कहेंगे आप कि एक सर्कल के अंदर बनाने पे हमेशा ही वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है ना। तो हमने एक बनाया पैरेललोग्राम किसी भी सर्कल के अंदर। ये अगला पॉइंट है कि एक सर्कल के अंदर जब पैरेललोग्राम बने, तो एक सर्कल के अंदर अगर पैरेललोग्राम बनाया और आपको ये पता है ऑलरेडी कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, मतलब अपोजिट एंगल बराबर होता है। और आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, अभी आगे आप पढ़ेंगे, चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर मिलता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, थीटा प्लस थीटा 180 हो गया, तो थीटा कितना होना पड़ेगा, 90 ना। अगर ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ऐसे ये दोनों 90 होंगे। अगर चारों एंगल 90 डिग्री हो गए तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है। आपको पता है ना कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम को जब 90 डिग्री पर कर दिया गया तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो आप ये लिख सकते हैं पॉइंट, किसी भी पैरेललोग्राम को जब हम इंस्क्राइब करते हैं
सर्कमस्क्राइब करते हैं एक सर्कल से, तो क्या बनता है, हमेशा वो रेक्टेंगल बन जाता है। बात समझ गए हैं? इसी तरह से अगर हम ये कह दें, देखिए ये सब लैंग्वेज में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। मान लीजिए फिर से लैंग्वेज में ऐसे ही लिख के आ जाए कि एक पैरेललोग्राम के चारों कोण बराबर है। एक पैरेललोग्राम के चारों कोण बराबर है। अगर चारों एंगल इक्वल हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि ये हमें एक एंगल थीटा मानते हैं, तो इसका अपोजिट एंगल बराबर होता है पैरेललोग्राम का। ये मान लीजिए अल्फ़ा माना, तो ये भी अल्फ़ा होगा। समझ गए ये बात? तो आप क्या कह सकते हैं, अगर चारों कोण बराबर हैं तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा फिर, और ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब चारों कोणों का योग 4 थीटा हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 360। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। फिर से आपको ये क्लियर हो गया कि अगर चारों कोण 90 डिग्री हैं तो इसका मतलब 2 ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो चूंकि स्क्वायर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है। रेक्टेंगल में ही होता है अपोजिट साइड इक्वल, तो ये पूरी तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के चारों कोण समान होंगे तो वो एक रेक्टेंगल होगा। समझ गए हैं? अब इसी के बाद आपसे फिर से कह दें कि एक पैरेललोग्राम की चारों भुजाएं बराबर है। अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लैंग्वेज में पूछी जा चुकी हैं, इस वजह से आपको बता रहे थे। ठीक, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे, और मेनली हम लोग रेक्टेंगल पे आएंगे। पैरेललोग्राम से ही टूट कर, या कह सकते हैं पैरेललोग्राम को धक्का देकर बनाया जाता है रेक्टेंगल। तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में रेक्टेंगल के बारे में और पैरेललोग्राम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। आप लोग थोड़ा सा लूज़ हो रहे हैं इस टाइम, थोड़ा सा आप रिलेक्टेंट हो रहे हैं, उन सब चीज़ों से बचिए, बाकी चीज़ों से। और आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, पता ही है आपको, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे आपके CGL वगैरह के या CHSL के। तो उन सब के लिए एकदम प्रिपेयर होइए। आप ही डिमांड कर रहे थे ज्योमेट्री पढ़ने की, और ज्योमेट्री में ही आप थोड़े ढीले पड़ जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।